स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना, आपका पसंदीदा शो लेकर हाजिर हूं रणक्षेत्र। आज रणक्षेत्र में हम बात करेंगे, कोई बहस नहीं होगी बल्कि आरोप प्रत्यारोप भी नहीं होंगे। आज रणक्षेत्र में चर्चा होगी मिडिल ईस्ट की। जी हां, बहस नहीं चर्चा, क्योंकि जो पिछले 12 दिनों से मिडिल ईस्ट धधक रहा है, लेकिन 12 दिन से जारी जंग के बीच अब एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पहले इजराइल ने और अब फिर ईरान ने सीज फायर की घोषणा कर दी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान जारी कर कहा कि देश ने दुश्मन को पछाड़ने पर मजबूर हमने किया है और ईरान की सैन्य कार्रवाई ने इजराइल को अपनी हार स्वीकारने पर मजबूर किया। इसी के साथ ईरान ने ताजा हमलों की खबरों को भी खारिज कर दिया है। ईरान के सशस्त्र बलों ने जनरल स्टाफ को सरकारी टेलीविजन पर यह आकर साफ कहा कि पिछले कुछ घंटों में इजराइल पर किसी तरह की मिसाइल या ड्रोन से हमला नहीं किया गया। इससे पहले आज सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान किया। ट्रंप ने सुबह 3:32 पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर पर सहमति बन गई है और सभी पक्ष इसका पालन करें। सुबह 10:38 पर एक बार फिर उन्होंने पोस्ट में लिखा कि अभी से सीज फायर लागू होता है, कृपया इसे ना तोड़ें। ट्रंप की पहल पर दोनों देशों ने औपचारिक रूप से हमले रोकने की बात स्वीकारी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस बात को कहा कि इजरायली सेना का मकसद पूरा हो चुका है और अब सैन्य कार्रवाई रोक दी गई है। लेकिन सीज फायर लागू होने के करीब 2.5 घंटे के बाद ही इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान की ओर से फिर मिसाइल दागे गए हैं। हालांकि ईरान ने इन दावों को झूठा बताया। इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काटज ने सेना को जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया और तेहरान पर हमला करने के निर्देश दिए। इससे हालात और अधिक बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल दोनों देशों की सीमाओं पर भारी तनाव बरकरार है। वैश्विक समुदाय में संयुक्त राष्ट्र लगातार दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर रहा है। हालांकि इस युद्ध विराम को कितना स्थायी माना जाए, ये आने वाले 24 घंटे डिसाइड करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने दोनों देशों पर निगरानी तेज कर दी और किसी भी उकसावे पर सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। लेकिन इन तमाम घोषणाओं और आरोपों के बाद प्रत्यारोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इस जंग में असल में किसका नुकसान क्या हुआ है। ईरान को जो नुकसान हुआ उसकी चर्चा बेहद जरूरी है। इजराइल और अमेरिका की साझा कार्रवाई में ईरान के कई परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया गया। जिन परमाणु संयंत्रों पर ईरान दशकों से अरब डॉलर खर्च कर रहा था, वो मलबे में तब्दील हो गए। अब विशेषज्ञों की माने तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम 2 या 4 साल नहीं बल्कि पूरे 50 साल पीछे चला गया है। यह झटका ईरान की सैन्य और रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर करारी चोट भी है। अब सवाल यही उठता है कि क्या ईरान फिर से परमाणु शक्ति बनने की कोशिश करेगा? क्या वो दोबारा अपने परमाणु कार्यक्रम को खड़ा करने के लिए दुनिया से टकराएगा, या फिर अब उसके हौसले पस्त हो चुके हैं? फिलहाल सीमाओं पर तनाव बरकरार है। इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काटज ने सेना को तेहरान पर जवाबी हमला करने का आदेश दे दिया है, लेकिन अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या ईरान अपनी हार मानेगा या फिर से नए सिरे से परमाणु ताकत बनने की जिद में फिर कोई जोखिम उठाएगा? दुनिया की नजर अब इसी बात पर टिकी हुई है। आज हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि अगले 24 घंटे इस युद्ध के कैसे रहेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। बातचीत को विस्तार देंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए। सुदर्शन चक्रपाणी जी, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेके बंसल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ, आपका स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, और सोमशेखर जी, पूर्व राजनायक, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले करता हूं सुदर्शन चक्रपाणी जी आपके साथ। आज तक हम जो सीज फायर देख रहे हैं, क्या अब युद्ध को आप कैसे देखते हैं? सीज फायर की तरफ वाकई दोनों देश बढ़ गए हैं या अगले 24 घंटे में सूरत हाल बदल भी सकते हैं? सुदर्शन चक्रपाणी जी। सबसे पहले सुदर्शन टीवी के सभी श्रोताओं को सुदर्शन चक्रपाणी का नमस्कार। जी नमस्कार। जय भारत। देखिए, जहां तक मिडिल ईस्ट का सवाल है, बहुत रोचक स्थिति पे हम बैठे हुए हैं। मेरा अपना मानना है कि ये जो युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है, ये अब चलेगा। इसके 2 खास कारण हैं। नंबर 1 कारण तो ये है कि जो सैन्य क्षमता है दोनों की, खास करके ईरान की, बहुत बुरी हालत में खत्म हो गई है। ईरान के पास जितने मिसाइल थे उसका 20 से 25% से ज्यादा नहीं है, और इसका सबूत साफ दिखाई देता है। जब शुरू हुआ था युद्ध तो ईरान कितने मिसाइल मारता था? 250। अब कितने मारे थे लास्ट में? 14। मतलब क्या है, उसके पास है नहीं। दूसरी बात, जो देखिए ईरान के जो
बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये सारे लिक्विड फ्यूल के मिसाइल्स हैं। इनके लिए इनको लॉन्चर पे रख के उनको लॉन्चर को फ्यूल करके फिर मारना होता है। इनके पास तो मोबाइल लॉन्चर ही उड़ा दिए इसराइल ने, ठीक है, स्टेशनरी लॉन्चर जो थे वो भी खत्म है। तो इनके पास क्षमता जो है वो अब नहीं है और इनकी इकोनॉमी डूब रही है। लोगों में जरा सा देखिए, एक तरफ देशभक्ति है वो अपनी जगह है, लेकिन वहां पे हताशा भी है कि भाई खाने को नहीं मिल रहा है, राइट। तो इन सब वजहों से मुझे तो नहीं लगता कि ईरान में वो क्षमता है आज बहुत ज्यादा युद्ध करने की। और तीसरा कारण ईरान के लिए प्रॉब्लम यह है कि ना चीन, ना रशिया, ना पाकिस्तान, इन तीनों में से इनको कहीं से भी कोई खास सामग्री नहीं मिल रही है। पाकिस्तान ने तो यहां तक अपनी बॉर्डर भी बंद कर रखे हैं, क्योंकि मुल्ला मुनीर ने लंच कर लिया था, आपको याद है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जी। उसके बाद बॉर्डर भी बंद हो रखे हैं। तो ठीक है सर, पाकिस्तान पे आऊंगा, इस बात को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबका एक एक ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं, फिर मैं सभी के पास दोबारा आऊंगा। जेके बंसल साहब, आपका असेसमेंट क्या कहता है? अगले 24 घंटे इस युद्ध का भविष्य कैसे तय करेंगे? यही सवाल सोमशेखर जी आपसे कर लेता हूं, फिर बंसल साहब के पास आगे बढ़ रहा हूं। नमस्कार सबको, नमस्कार जी। सबसे पहले मैं ये जरा बताऊं आपको, विकास जी, जो है आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। ठीक है, मेरे प्रोड्यूसर ने जो भी बात किया है कुछ भी सुनाई नहीं दिया, ये आपको फिक्स करना चाहिए। ओके सर, सॉरी, मैं चेक करवा रहा हूं, अपनी टीम से बोल दे रहा हूं। जी सर, जी। अच्छा, ये जो सीजफायर जो है अभी जो अनाउंस किया है उसका अगले 24 घंटे में क्या होगा, लेटेस्ट यही दिखाई दे रहे हैं कि सीजफायर इज होल्डिंग, सीजफायर जो है बिल्कुल जारी है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बोला कि सीजफायर इन इफेक्ट में है, बिल्कुल ठीक से चल रहा है। अच्छा, और सुबह इसराइल ने ईरान के ऊपर ये आरोप लगाया था कि उन्होंने सीजफायर वायलेट किया, और ईरान ने जो है उसको डिनाई किया था। और इसराइल ने यह भी बोला था कि अगर वायलेशन होगा तो वो जो है बिल्कुल उसको जो है रिटालिएट करेंगे। तो अभी जैसे सिचुएशन है, सीजफायर इज होल्डिंग, सीजफायर जारी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये सीजफायर बिल्कुल जो है कंटिन्यू होगा, बिल्कुल स्ट्रांगली वो मतलब जारी रहेगा। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी, क्या लगता है आपको, जिस उद्देश्य के साथ ये दोनों देश उतरे थे युद्ध में, वो उद्देश्य इजराइल ने तो हालांकि औपचारिक तौर से कहा है कि हमें वो उद्देश्य मिल चुका है, हम शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ईरान क्या इतनी आसानी से सीज फायर के लिए तैयार हो जाएगा, या अगले 24 घंटे में कुछ और चल रहा है? संजीव श्रीवास्तव जी सर, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, बाबुलंद सर, बोलिए। हाँ, देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और इजराइल को ईरान में जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो हासिल करने की वो बात कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को एक डिवास्टेटिंग ब्लो दिया है, विनाशकारी क्षति पहुंचाई है, और न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को कई वर्षों पीछे धकेल दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि ये अवश्य है कि जो फिसल मटेरियल है, जो न्यूक्लियर मटेरियल, इनरिच्ड यूरेनियम, वो किसी हमले की जद में नहीं आया है, जो कि अच्छा है। वो ईरान के लिए भी अच्छा है, वो पूरे क्षेत्र के लिए अच्छा है। और यह संभव है कि अब ये बिल्कुल क्लियर है कि ईरान ने ऐसे मटेरियल को वहां से पहले ही सेफर लोकेशंस पर शिफ्ट कर दिया था। तो ये लेकिन ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है, उसको भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए जो पहले इजराइल के एक्शन लिए थे, अनेक उसके टॉप मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। तो ये ईरान के ऊपर जो इजराइल और अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था, इस तत्कालीन जो है सिचुएशन में, वो उसने हासिल कर लिया है। और ईरान को अपनी राष्ट्र की जनता को दिखाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिखाने के लिए कि वहां की इस्लामिक रिजीम कमजोर नहीं है, उसने भी एक काउंटर जो है अटैक अमेरिका के बेस को भी टारगेट करते हुए किया, और इजराइल के ऊपर तो वो लगातार कर ही रहा है 13 जून के बाद से। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, उसमें बुद्धिमत्ता यही होगी दोनों पक्षों की तरफ से कि ये सीज फायर को वो मान जाए और उसको होल्ड करके रखे। डी एस्केलेशन की नितांत आवश्यकता थी। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये ईरान के लिए ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि वो अपने कदमों पर लगाम लगा करके रखे, सीज फायर को ज्यादा वायलेट न करे। क्योंकि यदि ईरान ने ज्यादा एम्बिशन दिखाया और ज्यादा वो कुछ बड़े सरप्राइज की तरफ बढ़े, अमेरिका और इजराइल को कुछ क्षति ज्यादा पहुंचा दी, या स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कर दिया, या कुछ
अन्य स्टेप्स ले लिए जो कि अमेरिका और इजराइल के लिए काफी सरप्राइजिंग जो है डेवलपमेंट अगर हो, तो ऐसे में जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम के लिए खतरे पैदा हो जाएंगे, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। ठीक है सर, मैं बिल्कुल मैं आपके पास लौट रहा हूं सर। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रहा हूं, इस पर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। देखिए बंसल साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया, जिस तरह से भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में ट्रंप का ट्वीट आया कि सीज फायर दोनों देशों में हो गया है, वैसे ही आज उन्होंने किया है, तो क्या उनकी ये औपचारिक घोषणा सीज फायर की दोनों देश मान जाएंगे, या वो ईरान जो वैचारिक तौर से अमेरिका से लड़ रहा था वो कुछ और सोच रहा है, कुछ और उसके मन में चल रहा है? नमस्कार जी। देखिए विकास जी, इसमें जो है ईरान के ऊपर पास में ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं, वो कुछ भी सोचता रहे उसको तो अल्टीमेटली जो है नुकसान हो गया और होता रहेगा। अच्छा यही था कि ईरान अब उसको मान लेता, क्योंकि ईरान को एक सीज फायर होने के बाद, हालांकि कतर के अंदर में जो भी निगोशिएशन हुआ उसके बाद में भी वहां के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया कि हम सीज फायर को मान ही नहीं रहे जी। और जैसा रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया और इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर ने उन्हें बोला कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। उसके बाद इजराइल ने भी हमला कर दिया। तो अब जो है ईरान को इतना ताकत कम हो चुकी है कि वो कुछ कर नहीं पाएगा। अब देखिए अमेरिका के अंदर में मिसूरी से जाके उनके जो ध्वस्त कर दिए, आप चाहे नतांज, इस्फान और जो फोर्दो हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद में उन्होंने दिखाने के लिए कतर पर अटैक कर दिया, लेकिन कतर में जो बेस थे उनके ऊपर कुछ उसको डैमेज तो हुआ नहीं है। और ना ही इनको किसी की सपोर्ट मिल रही है, ना तो किसी अरब देश या किसी मुस्लिम मुल्क की मिल रही है, ना ही इनको सपोर्ट मिल रही है कुछ चीन से, और रशिया तो अपने यूक्रेन में फंसा हुआ है। तो इस तरह से ये जो है ईरान को डैमेज होगा और ईरान ने ही सब कुछ अपना जो जितना भी ये गलती किया है, जिसका जो डैमेज खामियाजा उठाना पड़ रहा है। जैसे कहें कि ईरान तो युद्ध में नहीं गया, युद्ध में तो गया इजराइल। वो इजराइल इसलिए गया है कि ईरान ने ही जो उनके ऊपर अटैक कराया हमास के थ्रू और जो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, तो ये समय ठीक समझा और इजराइल ने अटैक करके उनके न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं उनको नस्ते नाबूद कर दिया। और अभी तो ईरान सोच नहीं सकता। हालांकि इसमें खतरा ये हुआ है, जैसा ईरान कह रहा है कि उन्होंने जो फोर्दो के अंदर में यूरेनियम था उसको कहीं सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया गया दूसरी जगह पे। अगर वो जो न्यूक्लियर मटेरियल है किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास, हूथी या हिजबुल्लाह के हाथ लग गया, तो वो एक वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर टेररिज्म का जो परमाणु टेररिज्म कर देंगे, ये खतरा जरूर है। लेकिन ईरान अपने चाहे तो उसकी मानसिकता ऐसी है, क्योंकि मानसिकता इसलिए है कि ईरान का जो है इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। 1500 किलोमीटर दूर इजराइल है, बॉर्डर शेयर करता नहीं है। वहाँ के जो कंट्रीज हैं, चाहे उसमें जॉर्डन, मिस्र, सीरिया या लेबनान ले लीजिए, वो लड़े भी आपस में, तो उन्होंने समझौता कर लिया। सिर्फ एक कट्टरवादिता की वजह से इन्होंने अटैक किया। ईरान ने हूथी, हमास और हिजबुल्लाह पाल करके अटैक करा दिया इजराइल के ऊपर। अब और इधर से बनाने लगा न्यूक्लियर वेपन। तो इजराइल के पास क्या चाह रहा है? इजराइल के पास तो यही चाह रहा है कि जब उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और कई बार ईरान कह चुका है कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे, तो ऐसी अवस्था में अगर ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन ले लेता है या अर्जित कर लेता है, तो इजराइल को खत्म कर ही देगा। तो इजराइल के लिए ये एक जिंदगी मौत का सवाल है कि जबकि इजराइल कोई खतरा नहीं है। इजराइल इज नॉट एनी थ्रेट टू ईरान। ईरान को कभी उन्होंने ना कोई धमकी दी, ना कोई खतरा है। तो ये सब कुछ करा धरा जो अशांति है पूरे मिडिल ईस्ट में या पूरे वर्ल्ड में, ये ईरान ने किया है। ईरान को ये समझ आना चाहिए। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं। चक्रपाणी जी, ये जो पूरी लड़ाई थी, अमेरिका का जिस तरह से हस्तक्षेप हुआ और फिर बाद में अमेरिका ने ही टारगेट किया उन न्यूक्लियर वाली तमाम साइट्स पर, तमाम बेस पर, तो क्या इजराइल एक बहाना था? न्यूक्लियर साइट्स ही निशाना था? लड़ाई तो अमेरिका और ईरान की थी। फिर इस भूमिका को कैसे देखते हैं जो अमेरिका ने इनडायरेक्टली और कहीं कहीं जगह डायरेक्टली निभाई है सर? देखिए, इसमें लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में थी, और बेसिक वजह तो यही थी कि ईरान ने इजराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दिया था कि मैं आपको खत्म करूंगा, पूरी तरह से नष्ट करूंगा। लड़ाई ये थी, और ये बिल्कुल साफ हो गया था कि ईरान ने अपने जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेसिंग है, वो जो उसने प्रॉमिस किया था 4% से ज्यादा नहीं लेके जाएगा, 3.17%, 4% मान लीजिए, 60% तो ले गया था। जब पिछला IAEA इंस्पेक्शन हुआ था, उनको ट्रेसेस मिले थे कि 97% तक चले गए हैं।
मतलब वो वेपन ग्रेड पे पहुंच गया है। तो ये तो साफ था कि ईरान इजराइल के ऊपर हमला करेगा और हमले से इजराइल को नष्ट करेगा। ये उसने एक नहीं 1000 बार कहा है और कहा है कि ये हमारा हक है, ये हमारी जिहाद है, ये हमने करना ही है करना। तो इसलिए इजराइल ने अटैक किया। अब इजराइल के अटैक से जो उन्होंने किया वो सारी जगहों पे कर सकते थे विद ओनली वन एक्सेप्शन, वो था फर्दो। फर्दो की जो साइट है वो एनरिचमेंट साइट है जो 250 फीट से ज्यादा गहरी है। वहां पे इजराइल के कोई भी हथियार जो है वहां नहीं पहुंचते हैं। उसके लिए उसको चाहिए है B-2 बॉम्बर और वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स MOAB जो अब सिर्फ अमेरिका के पास है। इसलिए अमेरिका को आना ही पड़ा, वरना ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला था। तो अमेरिका आ गया इजराइल के पक्ष में। अमेरिका ने भी बिल्कुल साफ कहा, जैसे हमने कहा था, अगर आप याद करें सिंदूर में, वही गेम प्लान किया है, वही टेम्पलेट है। हमने किया था सिंदूर में कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिविल डिफेंस के कर रहे हैं और हमने अटैक कर दिया। इन्होंने भी वही किया, हम हमारे हवाई जहाज कौम जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हमने आपको 2 हफ्ते की मोहलत दी और उसी तरह आपको ठोक दिया। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है जी। वही सिस्टम किया है कि एंट्रेंसेस को हमने बंद कर दिया था, चाहे वो किराना हिल्स के थे, नूर खान बेस के थे, इन्होंने भी वही चीज की है। तो एक तरह से आप मान के चलिए कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्लान है, उनका मंसूबा जो है वो 50 साल नहीं तो 10-15 साल पीछे तो डेफिनेटली गया है। क्या ईरान आगे यही चीज करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि वहां उसकी सोच ही ऐसी है। देखिए, आइडियोलॉजी जो है वो आइडियोलॉजी है, वो बॉम्ब से चेंज नहीं होती। इसको चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक चीज अच्छी है ईरान के लिए, ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री है। एक ही मुस्लिम कंट्री है जहां पे अरबिक की जगह आज भी पर्शियन चलती है। उनको अपने सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत नाज है और होना भी चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि शायद अगर ये जो करंट रिजीम है ये बदल के जरा सी मॉडिफाई हो जाती है, थोड़ा सा मॉडरेट हो जाती है, तो शायद आगे चल के एकाध दशकों में ईरान का जो दृष्टिकोण है वो बदलेगा। और इतना समय इजराइल ने और अमेरिका ने उसके न्यूक्लियर मंसूबों को खत्म कर दिया है इतने समय के लिए। और जो आपने बात कही कि भारत ने एक प्लान तैयार किया था कि, और मुझे लगता है कि युद्ध में इसी को भेद कहा जाता है, शाम दाम दंड भेद, और किस तरह से आप भेजते हैं उसकी एक पूरा प्रॉपर प्लान दिया कि अभी 2 हफ्ते हम देख रहे हैं और फिर तीसरे दिन वहां जाके अटैक कर देना। शेखर साहब, मेरा सवाल यह है कि खामनेई जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, जिस तरह से उनके बयान आ रहे थे ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को भी लेकर, अब ईरान के अंदर खामनेई की भूमिका क्या रहेगी? क्या सिविलियंस में वो भरोसा जिसकी वो बात खामनेई करते थे, क्या अब वो व्यक्तित्व और वो उनका रह पाएगा अस्तित्व? क्या कुछ और ईरान में बदलाव आप देख पा रहे हैं? तक जो है ईरान में जो है कोई बदलाव का जो है कुछ शुरुआत तो हमने देखा नहीं है। वैसे जो कल डेमोन्स्ट्रेशन जो हुआ था उधर ईरान में, वो दोबारा यही बोल रहे कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल, जो इसराइल का मौत, अमेरिका का मौत। इसका मतलब जो है इसका एक साइड ये भी है कि इस युद्ध में जो उधर के जो भी गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा पब्लिक से ज्यादा सपोर्ट मिलने का भी एक पॉसिबिलिटी है। आगे जाके कैसे जो है यूएस और इसराइल मिलकर ईरान जो रेजिम चेंज के बारे में, उधर का जो एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज, गवर्नमेंट को चेंज करने के बारे में जो भी इनका एफर्ट है, वो आगे जाके क्या होगा हमको ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी तो उसका कोई वो नहीं है। और जो ये है कि अभी तक ईरान में एक इतना मास डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, सिविल अनरेस्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए जो है उसका संभावना जो है अभी थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है। ठीक है, इस पे मैं आऊंगा। संजीव श्रीवास्तव जी, अब बात हम करते हैं कि इस युद्ध के बाद किस देश की क्या भूमिका रही।
बहुत ऐसे भी देश रहे जो जिस इस्लाम की लड़ाई के लिए तथाकथित बात करते थे कि कोई भी विश्व का देश हो, अगर लड़ाई इस्लाम की होगी तो हम खड़े होंगे, वही लोग डॉलर में बिकते नजर आए, बंद कमरों में मीटिंग करते नजर आए, उसी अमेरिका के साथ जो कल तक उसकी बुराई करते थे। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, उस पर मैं आगे आऊंगा सुदर्शन चक्रपाणी जी के बंसल साहब के पास। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत की भूमिका क्या रही इस युद्ध में, और भारत ने जिस तरह से वहां से अपने नागरिकों को बुलाया, क्या इसमें भी भारत की एक बड़ी जीत देखते हैं आप? तमाम उन छात्रों को साथ सुरक्षित वापस लाना समय के हिसाब से भारत की भूमिका कैसी देखते हैं संजीव श्रीवास्तव जी? भारत की भूमिका बहुत ही सकारात्मक रही है, और भारत ने जो विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया था उसमें इस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन की स्थितियों को लेकर के, इजराइल ईरान के स्थितियों के बीच में लेकर के काफी गहरी चिंता व्यक्त की गई थी, और ये भी सलाह दी गई थी कि दोनों ही पक्ष रेस्ट्रेंट बरतें, डी एस्केलेशन के लिए तुरंत कोशिश करें और एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बना के रखने की आवश्यकता है। इस तरीके की जो भारत का एक जो संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरा जो अप्रोच रहता है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर के, वो जाहिर है कि भारत का था। भारत के इजराइल हो चाहे ईरान हो, दोनों के साथ बड़े अच्छे मधुर संबंध हैं, और भारत दोनों ही पक्षों का जो है बहुत सम्मान करता है, दोनों पक्ष भारत का सम्मान करते हैं। तो ऐसे में मेरा मानना है जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री से ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बात की, और उसके पहले नेतन्याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने भी भारतीय प्रधानमंत्री से बात की थी, तो ऐसे में दोनों ही भारत को एक गंभीर जो है उसको मानते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यद्यपि की बुद्धिमत्ता जो है प्रिवेल कर रही है, विजडम प्रिवेल कर रहा है, एक सीज फायर की स्थिति दोनों ही पक्षों ने अपने असेसमेंट के आधार पर उसको कर ली है। ठीक है, लेकिन यदि इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत की भूमिका और भारत जैसे अन्य जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑडियो थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण होती। ठीक है संजीव जी, लौट रहा हूं। जेके बंसल साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ भी बढ़ा देता हूं कि भारत की भूमिका, हमने देखा रशिया यूक्रेन जब युद्ध हुआ तब भी हमने भारत में के जो छात्र वहां पढ़ रहे थे, जो नागरिक थे, उनको साथ सुरक्षित वापस लेके आए, और ऐसे युद्ध के वक्त में ऐसे देशों से अपने नागरिकों को वापस लाना और दोनों ही वहां के प्रमुख लोगों से बातचीत करना, कहां भारत खड़ा नजर आया मिडिल ईस्ट की इस लड़ाई में सर? डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है वो बहुत पावरफुल है। सभी दोनों देशों से बात करें, दोनों देश क्या, अगर आप रूस और यूक्रेन की बात करें, दोनों देशों ने अपने युद्ध विराम किया। सैनिकों, हमारे जो स्टूडेंट्स और नागरिक थे उनको निकालने के लिए जो और 5 कंट्री थे जिसमें पोलैंड, रोमानिया और जो स्लोवाकिया, मालदोवा, सब ने उसमें मदद की। ऑपरेशन मेरे ख्याल से गंगा नाम दिया गया था इसको, वो चलाया गया, अपने नागरिकों को लाया। और देखिए उस समय भी हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने खुले आम प्रेसिडेंट पुतिन को ये बोला था कि ये युद्ध का समय नहीं है, और मसलों को जो है गोला बारूद से ना सुलझा करके डिप्लोमेसी और डायलॉग से किया जाए। और उस समय जो प्रधानमंत्री रशिया भी गए और कुछ दिन बाद यूक्रेन भी गए, तो और वेस्टर्न प्रेशर आया कि आप जो ऑयल मत खरीदिए रशिया से, उसको भी नहीं माना गया, और अपनी एक इंडिपेंडेंट नीति को दोनों के साथ जो संबंध है बराबर बना के रखे, डिस्टेंट नहीं कहेंगे हम, संबंध कहेंगे। तो ये एक भारत की बहुत ही कूटनीतिक जीत है, और पूरी दुनिया के अंदर में भारत की एक सांख बड़ी है, विश्वास है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार से जो इजराइल और ईरान के मामले में भी भारत ने इस बात को कहा है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के सही मामलों को सुलझाया जाए। अगर भारत की बात को मान लिया जाए तो सभी पूरे विश्व में एक शांति स्थापित हो जाएगी, जो भारत एक नीति देता है। और रही इस बात की, अगर लड़ाई झगड़े करने के बाद में अल्टीमेटली कोई भी युद्ध, आप ये देखिए ईरान और इराक का जो युद्ध है वो 1980 से लेके 88 तक 8 साल चला, और उसके बाद में जो मध्यस्थता उसमें यूएन की हुई तब जाके वो युद्ध समाप्त हुआ था। तो इन सब एक्सपीरियंस से जो ईरान को भी समझना चाहिए कि युद्ध से तो फैसला होता नहीं है किसी चीज का समझदार, और जो एक मानसिकता बदलनी पड़ेगी ईरान को कि वो इजराइल को खत्म करने के चक्कर में, जिससे कि वो बहुत दूर है, अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा जो है वो लगा रहे हैं वेपन्स के अंदर में। और ये जो है ऐसा है, इसमें जो ये खामनेई जी हैं, इनकी जो संपत्ति है वो $150 बिलियन है, जबकि वहां के कॉमन नागरिक को पास में खाने के लिए भी नहीं है, और वहां जो एटीएम के अंदर पैसा नहीं निकलता, और जो जिस तरह से वहां के जो मानवाधिकार हनन किया हुआ है,
अभी लेटेस्ट तो ये हुआ था कि आप अपना प्राइवेट कुत्ता भी इसको घुमा नहीं सकते। तो इस तरह की मानसिकता को ईरान को बदलना पड़ेगा और ये अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और इसी मानसिकता की वजह से ईरान के ऊपर इराक ने जो अटैक किया था, उन्होंने भी ये सोचा था कि ये कट्टरवादिता जो इस्लामिक मानसिकता है, हाँ। जो एक उसको जो हमारे देश में ना आ जाए, ये जो रेडिकल इस्लाम है, ठीक है, इससे पूरी दुनिया को खतरा है। और ठीक है सर, मैं बिल्कुल वाकई आपने सही कहा कि ये जो लड़ाई और अभी जो कट्टरता बढ़ी है उसको लेकर भी ईरान पर कई सवाल खड़े हुए। सुदर्शन चक्रपाणी जी, आपके पास फिर एक बार मैं आ रहा हूं। जैसे अभी हमने भारत की भूमिका पर बात की, लेकिन सर कोई भी युद्ध हो, एक्सपोज पाकिस्तान हमेशा हो जाता है। वो पाकिस्तान जो कल तक कहता था कि इस्लाम की हमारी लड़ाई रहेगी और जहां इस्लाम की बात आएगी, उसी पाकिस्तान से मुनीर साहब एक बंद कमरे में बैठक करने क्यों पहुंचे, जबकि अमेरिका ऐसे वक्त में इजराइल के पूर्ण रूप से साथ खड़ा था। क्या डॉलर मजहब से बड़ा हो गया है सर? सीधा सा मेरा सवाल है। देखिए, डॉलर जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान तो एक हीरा मंडी है। यहाँ पे डॉलर हमेशा ज्यादा महत्व रखता है बनिस्बत मजहब के। जी, आप ये देखिए, कब पाकिस्तान ने मजहबी किसी चीज के बारे में किया है? जब तक हाँ मजहब का नाम आता है, जब वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी बातों में बात होती है तब वो मजहब आता है। जब हिंदुस्तान के खिलाफ होता है तो मजहब आता है, जब उसके ऊपर कुछ आता है तो मजहब भूल जाता है। ठीक है, देखिए कहां पे चीन का साथ वो दे रहा है। जिंगजियांग में इतने मुसलमान मारे जाते हैं, कभी कुछ कहा नहीं कहा। यहां पर भी देखिए आप, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता है। हम लोग कहते हैं 3 फ्रंट 3.5 फ्रंट की वॉर, उसके बाद तो 6 फ्रंट की वॉर है। एक फ्रंट इंडिया, वो तो है ही। दूसरा फ्रंट अफगानिस्तान, उसका कोई इलाज ही नहीं है। तीसरा फ्रंट अंदर ही बलूचिस्तान। चौथा फ्रंट टीटीपी। 5वां फ्रंट ईरान। 6ठा फ्रंट अमेरिका। किस किस से लड़ेगा? और एक और बड़ा फ्रंट उसका खड़ा है, वो है इमरान खान। तो पाकिस्तान तो हर तरीके से पस्त है और पाकिस्तान को चाहिए पैसे। अमेरिका ने पैसे डाले और ये मत भूलिएगा कहां से शुरू हुआ। पहलगाम का हमला हुआ, उसके तुरंत बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला हम आपको आईएमएफ से लोन देते हैं। हिंदुस्तान खुश नहीं था, लेकिन आईएमएफ से लोन देते हैं। उसके बाद आया दूसरी बात कहां पे हुई? $40 बिलियन उसको मिल रहे हैं यहां से, आपका वर्ल्ड बैंक से। क्यों? क्योंकि अमेरिका को भी मालूम है पाकिस्तान के ऊपर पैसे फेंकने ही पड़ेंगे, ठीक है, और ये पैसे फेंके जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर जी। यही चीज हो रही है। पाकिस्तान को बोला हम रिकोडेक कर देंगे, हम आपका ये कर देंगे, क्या कहलाता है, क्रिप्टो करेंसी। पाकिस्तान बड़ा खुश। मुल्ला मुनीर प्रमोट हो गए, वहां चले गए। उनको बोला गया होगा बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में, देखिए आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। हमारे खिलाफ है तो जो ईरान का हश्र हुआ है उससे ज्यादा आपका होगा। उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो आपके साथ हैं। हम पूरा बताइए क्या करना है। कहता सबसे पहले बॉर्डर बंद कर दीजिए। बॉर्डर बंद हो गया, ठीक है। ये चीज पाकिस्तान करता रहेगा, करता रहा है, और हमको ये मान के चलना है, अगर हमको अपनी सुरक्षा बना के रखनी है तो हम ना पाकिस्तान पे विश्वास करें, ना चीन पे, ना ही अमेरिका पे। ठीक है सर सोमशेखर जी, लेकिन जो अभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं सुदर्शन चक्रपाणी जी, सवाल ये कि एक और चीज में पाकिस्तान एक बार फिर एक्सपोज हो गया सर। वो ये है कि डिनर के लिए मुनीर साहब को तो बुलाया, लेकिन सर भूख तो शहबाज शरीफ को भी लगी थी। उनकी भूख का क्या होगा? मतलब प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें ना बुलाया गया और सेना प्रमुख को बुला लिया। सर कैसे काम चलेगा? ये भी फिर एक्सपोज हो गया। जरा इस पर आप, मुझे लगता है कि आप प्रकाश डालें सर। ये देखिए ऐसा है, दुनिया जानती है पाकिस्तान को चलाने वाला जो इंसान है वो है पाकिस्तान का आर्मी चीफ। ठीक है चक्रपाणी जी, मैं आ रहा हूं। शेखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जी शेखर जी बोल लीजिए। मुझे पता है कि पाकिस्तान पे आप तीनों को बहुत बोलना है, लेकिन हम क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं। शेखर जी। ऐसा है कि देखिए, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो राष्ट्रों के बीच के जो रिलेशंस में ऐसे एक काम करना, जैसे प्रेसिडेंट जो है उनके दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट को इनवाइट करता है, प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करता है, आर्मी चीफ को इनवाइट करता है। अभी जो हमारे राष्ट्रपति ट्रंप ने जो किया है कि जो
पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को जो उनको बिल्कुल ही इग्नोर करके उनको ऐसे लगा कि जैसे जो आर्मी चीफ को समन किया गया है उधर वाशिंगटन में। और आई मीन ये सही है कि उनको जो है उनको लंच पे बुलाया, ये तो सही है, बट उनको समन करके मुझे लग रहा है कि उनके साथ ISI का चीफ ही था। ये भी एक देखने वाले मतलब नोट करने वाली चीज बात है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो अंतरराष्ट्रीय रिलेशन मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसे काम होता नहीं है, ऐसे प्रेसिडेंट भी नहीं है कि जो है एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को कंप्लीटली इग्नोर करके जो आर्मी चीफ को बुलाएं। तो इसका एक दूसरा मीनिंग है कि जो है इनडायरेक्टली असीम मुनीर जी को मतलब जो फील्ड मार्शल असीम मुनीर को जो है डिफैक्टो हेड ऑफ स्टेट बना गया है अमेरिका ने उस एक्शन से। ऐसे इन्वेट करके उनको जो प्रेसिडेंट के साथ एक 1-to-1 मीटिंग करके उन्होंने अमेरिका ने ये दिखाया कि अमेरिका जो असीम मुनीर को उनके जो हेड ऑफ स्टेट जैसे ही एक स्टेटस दे रहा है। ये बुलाकर ये सर्टिफिकेट देके बहुत कुछ क्लियर हो गया। लेकिन बंसल साहब, इसी समय का एक और महत्वपूर्ण सवाल कि जब मुनीर को बुलाया ठीक उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 35 मिनट फोन पर बातचीत और न्योता दिया व्हाइट हाउस में आने का, और उस समय प्रधानमंत्री का कहना कि साहब हमारा तो शेड्यूल तय है, हम नहीं आ सकते। व्हाइट हाउस जैसा देश सर किसी को आमंत्रित करे और वो दौड़ा दौड़ा ना जाए, और ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री का कहना कि साहब अभी तो नहीं आ पाएंगे हम, क्या इसमें भी एक आप बड़ा स्ट्रेटेजिकल ये देखते हैं इस फैसले को सर वहां नहीं जाना पीएम का? बंसल साहब, हमारी जो है इंडिपेंडेंट विदेश नीति है और भारत की साख इस समय चाहे आप मिलिट्रीली ले लीजिए या इकोनॉमिकली ले लीजिए, अभी हम करीब चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तो इसलिए भारत अपने हिसाब से चलता है, भारत को कोई किसी से चाहिए नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में जो अपना पहला शेड्यूल था उससे आए, वहां पे ट्रंप से हो सकता है कनाडा में मुलाकात हो जाती, लेकिन वो जल्दी आ गए थे और उनको किसी भी तरह से प्राइम मिनिस्टर तो जाने का वहां वैसे भी मतलब नहीं बनता था, वो वैसे भी नहीं जाते। और जहां पर जो है मुनीर ऑलरेडी गया हुआ है तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये तो भारत तो है अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, और जो मुनीर को वहां बुलाया गया है ये तो एक बहुत प्रोटोकॉल को तोड़ करके किया गया है। अभी तक कोई भी जो पाकिस्तान के अंदर भी जितने भी मिलिट्री लीडर गए हैं, वो चाहे याहिया खान, ज़ियाउल हक या आप मुशर्रफ ले लीजिए, जब वो प्रेसिडेंट बने थे तब गए हैं। और इस तरह से एक जो है एक सैनिक चीफ को बुलाना, सेना के चीफ को बुलाना, वो तो सेना के चीफ तो पेंटागन के पास में मतलब जाना चाहिए था, लेकिन उनको ऐसे अपना डांट फूंक के कुछ काम कराना होगा तो इसलिए उनको बुला लिया गया। पता लगा कि भाई यही मालिक है, यही सब कुछ करा सकते हैं, बुला लिया गया है। ये तो सर ठीक है, देखिए अब चूंकि मुझे सर समय बाध्य कर रहा है, लेकिन उसमें से फिर भी मैं 10 सेकंड चुरा के सुदर्शन चक्रपाणी जी आपको दे रहा हूं भारत की भूमिका पे आखिरी 10 सेकंड सर, उसके साथ फिर मैं समाप्त करूंगा। देखिए, जो ट्रंप की बात हुई होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, उनमें से एक पॉइंट जरूर होगा कि देखिए हम ये मुल्ला मुनीर को हमने तलब किया है, हम कुछ करने वाले हैं, आप कुछ ना करें। ये साफ दिखाता है कि हिंदुस्तान की जो रुतबा है वो विश्व भर में सब मानते हैं, हमारा लोहा सब मानते हैं। यहां तक कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा था कि सर आप आ जाइए, वरना G7 की समिट जो है आपके बगैर अधूरी रहेगी, आपकी जरूरत है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर गए। तो ये मान के चलिए भारत की भूमिका आगे चल के और सुदृढ़ होगी और अच्छी होगी, और हमको जो है ना विकसित भारत का जो हमारा सपना है 2047 वाकई सर बिल्कुल, बेशक हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और लगातार हम बढ़ भी रहे हैं। सुदर्शन जी आपका, बंसल साहब आपका और सोमशेखर जी आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई हुई थी उसका अंत तो अभी सीज फायर से हुआ है, लेकिन क्या यह अंत वाकई अंत होगा या कुछ और अगले 24 घंटे में होने वाला है, यह बड़ा सवाल समय के गर्त में समय पर छोड़ते हैं। आज रणक्षेत्र में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।